नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का खास बुलेटिन और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। राज्यपाल री लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन देहरादून में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी निजी और राजकीय विश्वविद्यालय के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालय के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को भी मिले और एक दूसरे से अनुभवों का लाभ लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में पंच केदारों में से एक द्वितीय केदार मध्य माहेश्वर धाम को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के अंतिम मोटर पड़ाव गौरीकुंड मां गौरी के मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। साथ ही शासन के धर्मस्व और संस्कृति विभाग के अनुसचिव रमेश सिंह रावत द्वारा इस संबंध में संस्कृति विभाग के निदेशक को अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेशों में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में मध्य माहेश्वर धाम के विकास और गौरीकुंड स्थित मां गौरी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्यदायी संस्था से डीपीआर तैयार करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बंगाली समुदाय पर भाजपा नेता द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी पर समुदाय के समर्थन में उतरे पूर्व विधायक नारायण पाल ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा द्वारा जो उनके नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें अपनी बयानबाजी पर माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के नेता सदन में कहा था कि बंगाली समुदाय के लोग यहां घूमने आए थे, इसके बाद भी ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं। सदन में इस तरह की गई बयानबाजी एकदम निरर्थक है। बंगाली समुदाय का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग राजनीतिक समझौते से आए थे, ना तो घूमने आए हैं, ना ही ओबीसी का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। देश की आजादी में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाली समाज को लेके बयानबाजी पर जो बात है वो ये है, या विधानसभा बोलते हो कि ये तो घूमने आए थे और इन्हें ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं लोग। कितनी निरर्थक बात है, कोई औचित्य नहीं इस बात का। माननीय विधानसभा सदस्य ने बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। ना तो ये ओबीसी का दर्जा मांग रहे हैं और ना ही घूमने आए थे। ये तो 47 का जो हिंदुस्तान आजाद हुआ उसमें इनकी भूमिका थी, 65 में भूमिका थी, 71 में भूमिका थी, और देश के हर चीज में इनकी भूमिका है। तो राजनीतिक समझौते से आए थे, ना कि कोई घूमने आए थे। तो राजनीतिक समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, गोविंद पंत जी ने, केशबंदी ने, तिवारी जी ने, सबके द्वारा यह हुआ था राजनीतिक समझौता, और इन्हें यहाँ पुनर्वास इनका किया गया था तो बहुत सम्मानित तरीके से। और ये बेजान और ऊसर जमीन जो थी बिल्कुल वहां इन्हें बसाया गया। अपने बंगाली समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से सरसब्ज कर लिया। आज पूरे अगर लोकसभा क्षेत्र में हम देखें तो 4-4.5 लाख की आबादी है। तो ये तो शोभा नहीं देता ना ऐसी बात करना। कल को तो ये कह देंगे कि सिख कम्युनिटी जो है वो भी ऐसी है, या औरों को भी कह देंगे, किसी को भी कह देंगे। तो सोच समझ के बोलना चाहिए। और उस समय सदन में तो सभी लोग थे। इस पर तो मेरे ख्याल से स्टेप लेना चाहिए और रोक लगानी चाहिए। आप माफी क्या, अपना अंतर्मन से ये महसूस कर लो कि हाँ गलत शब्द बोला है। आक्रोश का सामना तो करना ही पड़ेगा। जो आदमी ऐसी बातें बोलेगा, आप पूरे मैं देख रहा हूं कि वो सब आक्रोश है, सबको आक्रोश है। तो यही है और सबको होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। किसी जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह आप लगा दे रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है। यह है। दूसरा, ये जो आजकल महिला उत्पीड़न और दुराचार के मामले हैं, ये बहुत बड़ी संख्या में होने लग गए हैं। इसमें सरकार जो प्रयास कर रही है वो काफी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अब विदेशों में रह रहे उत्तराखंड के मूल निवासियों की शिकायतों के समाधान और उसके हितों की रक्षा के लिए एक प्रवासी बोर्ड भी गठित किया जा रहा है। बोर्ड विदेशों में शिक्षा के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्रक्रियाओं, साथ ही वैवाहिक विवाद आदि क्रम में ये काम करेगा। विदेशों में पढ़ाई कर रहे राज्य के मूल निवासियों के सामने आने वाली सभी समस्याओं के समाधान को सरकार प्रवासी बोर्ड का गठन करने जा रही है। विदेश मंत्रालय और पुष्कर सिंह धामी सरकार के संयुक्त
आयुक्त के सौजन्य में शुक्रवार को आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी। राज्य सरकार की तरफ से प्रवासियों की सुविधा को उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर और घोड़से ने जनपद बागेश्वर का कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से पहली बार प्रेस वार्ता की। वार्ता के दौरान कहा कि कहां समाज और युवाओं को नशे से बचाना, नशे के जाल में फंसे युवाओं को नशे से उबरकर मुख्य धारा में जोड़ना उन्हीं की प्राथमिकता में शामिल है। साथ ही कानून एवं ट्रैफिक व्यवस्था, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा, स्कूल, कॉलेज और कस्बों, इसके अलावा ग्रामीण इलाके भी इसमें शामिल हैं। यहां पर जागरूकता अभियान चलाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चलेगा। जनता के हित में कार्य कर बागेश्वर पुलिस की छवि को और अधिक बेहतर बनाने की बात कही है। सभी का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है पुलिस ऑफिस में। आप सभी के माध्यम से मैं ये सूचित करना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, आज हमने पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के तौर पे यहाँ पे चार्ज लिया है। बागेश्वर में आकर यहाँ पे हमने चार्ज लेकर एक अच्छी फीलिंग हमें महसूस हुई है और मैं ये उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे ज़िले के सभी नागरिक, सम्मानित नागरिक, उनको सुरक्षा मुहैया कराना, उनकी जो भी समस्या है, पुलिस के पास जो भी उनकी समस्या आती है उसका त्वरित निराकरण करना या फिर उसको सुलझाने का शीघ्र प्रयास करना और उसके लिए लगातार हमारी पुलिस टीम को मोटिवेट करके टीम के तौर पर इसमें हम काम करेंगे और जनता की जो भी समस्या है उनके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। मेरा 2019 बैच है, जैसे कि आपने पूछा, तो 2019 बैच है। इसके पहले मैं देहरादून में अंडर ट्रेनिंग रहा और एएसपी उधम सिंह नगर और फिर एसपी क्राइम और ट्रैफिक। जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि जिले के चहुमुखी विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र पर विशेष फोकस रहेगा। साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रयास किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी पर कार्य किए जाएंगे। सीएम हेल्पलाइन 1905 सीएम डैशबोर्ड की निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद, सीडीओ पौड़ी, सीडीओ टिहरी, सीडीओ उधम सिंह नगर और एसीओ देहरादून स्मार्ट सिटी, एसीओ उत्तराखंड सिविल एविएशन के पद पर भी रह चुका हूँ। एडीएम उधम सिंह नगर, एडीएम चमोली के पद पर रह चुका हूँ। जनरल मैनेजर बागपुर शुगर, पीडी पिच्छा शुगर और जनरल मैनेजर गदरपुर शुगर के पद पर भी रह चुका हूँ। जिलाधिकारी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग है। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एनआईटी इलाहाबाद से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, और उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज से ज्वाइन किया था और 2017 में आईएएस बैच हम लोग का हुआ। यहाँ पर मेरी प्राथमिकताएँ जो है वो ट्रांसपेरेंसी रहे कार्य के हर स्तर पर, समयबद्धता और जीरो पेंडेंसी से काम हो, इसके लिए सभी प्रयास करेंगे। एज ए टीम वर्क करेंगे सभी लोग। हर स्टेज पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने का प्रयास सभी लोग करेंगे और जो हमारा फोकस रहेगा वो लाइवलीहुड जनरेशन पे और हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। साथ ही गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और त्वरित गति से समस्याओं का निस्तारण हो, उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का 1905 पोर्टल है जिसमें आम नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसकी भी लगातार समीक्षा करेंगे ताकि आम आदमी की शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके और समय पर जो भी लाभ सरकार की तरफ से मिल रहा है वो मिल सके। और बाकी हम मॉनिटरिंग का सिस्टम डेवलप करेंगे। इसमें डैशबोर्ड जो हमारे प्रायोरिटी की जो स्कीम्स हैं उन लोगों की हम लगातार समीक्षा करेंगे ताकि आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके।
अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में अब ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से ब्लड बैंक का लोकार्पण किया। इस नई सुविधा के शुरू होने से अब मेडिकल कॉलेज में प्लेट और ब्लड कंपोनेंट और प्लाज्मा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे पहले मरीजों और उनके परिजनों को ब्लड और प्लेट्स के लिए हल्द्वानी या फिर अन्य कहीं अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब ब्लड बैंक की क्षमता 500 यूनिट तक की है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा जिले में ही पर्याप्त रक्त और उससे संबंधित उत्पाद उपलब्ध हो सकें। आज जो ये रक्तदान केंद्र का लोकार्पण हुआ है और वो सुविधा जनता को मिलने जा रही है, इसके लिए मैं इस पूरे अपने ज़िले की जनता का, आसपास के जो ज़िले हैं उनके लिए, उनकी जनता को विशेष रूप से बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपकी मांग के अनुसार प्रदेश सरकार ने, प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज इसका विधिवत अपने लोकार्पण किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा जिला चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित था और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, यहाँ से वहाँ की काफ़ी दूरी थी। कई बार ऐसा होता था कि मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने में, आने जाने में इतनी कठिनाई होती थी तो उनकी मृत्यु हो जाती थी, कोई और परेशानी हो जाती थी। और मेरे द्वारा भी माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को कई बार कहा गया। तो आज पूरी जनता की, मेरी और ये मांग को आज यहाँ पर सरकार ने पूरा किया। मैं इसके लिए विशेष रूप से सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी जो कमियाँ हैं फैकल्टीज़ की हैं, रिफर सेंटर के रूप में है, जो व्यक्ति यहाँ पर ठीक हो सकता है तो उसको भी यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल सुव्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पे एक बड़े हर्ष की बात है कि आज जो है हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी द्वारा जो है इसका जो है वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। एक ये अल्मोड़ा की जनता की बहुत लंबी मांग थी कि ब्लड बैंक ये है, आज जो है सभी के आशीर्वाद से जो है यहाँ पे जो है ब्लड बैंक की स्थापना हो गई है। अब जो है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों के किसी भी ज़िले में जो है होल ब्लड की सुविधा थी, पर इसके साथ साथ में होल ब्लड के साथ में प्लेटलेट है, ब्लड कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा हैं, इन सब के लिए जो हल्द्वानी या बड़े शहरों में जाना पड़ता था वो सारी सुविधाएं जो है अब यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। कितनी क्षमता रहेगी यहाँ? जी कैपेसिटी तो यहाँ पे जो है लगभग जो है हम 500 यूनिट भी जो है की कैपेसिटी है हमारे यहाँ पे, तो इतना तक जो है हम स्टोर करेंगे यहाँ पे। आज ही अगर आप देखें तो मैं और अपने जो फैकल्टी हैं, अपने स्टूडेंट हैं, अपने जो कर्मचारी हैं, ये जो है सिर्फ जो है मरीजों का इलाज ही नहीं करते हैं, समय पर ज़रूरत पड़ने पर जो है रक्तदान भी करते हैं और एक समाज को एक संदेश भी दे रहे हैं कि जो है सभी को जो है एक रक्तदान करना चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज जो है लगभग जो है 30-40 लोग जो हैं फैकल्टी है, हमारे MBBS के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, कर्मचारीगण हैं, सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ के जो है उसमें रक्तदान में भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की घोषणा होना अभी बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। प्रदेश में हाल ही में हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भाजपा के लिए ये चुनौती बड़ी साबित होगी। हालांकि भाजपा अपनी जीत का अभी भी दावा कर रही है। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां के हार के कारणों की समीक्षा की है और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है और वहां की जनता भी मन बना चुकी है, क्योंकि अभी हाल में जो वहां आपदा आई, उस आपदा में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपदा में रेस्क्यू का काम किया, लगभग 17,000 फंसे हुए तीर्थयात्रियों को वहां से निकाला सकुशल। वहां की जितनी दुकानें पूर्णतः बही थी, उनको सरकार बहुत उनको प्राथमिक स्तर पर उनको मुआवजा देने की तैयारी कर रही है।
लगभग 4,500 से अधिक घोड़ा खच्चर जो वहां फंसे हुए थे और उनका व्यवसाय खत्म हुआ है, उनके लिए भी सरकार जो है गंभीरता से विचार कर रही है कि उनको कैसे उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो सकती है। वहां पर टेंट वाले हजारों लोग थे, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अत्यधिक नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरपाई भी जो है राज्य सरकार करने की योजना बना रही है। यथाशीघ्र उसकी घोषणा भी हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकार है पूरी तरह से वहां के लोगों के साथ में है, इसलिए वहां की जनता इस बात को अच्छी तरह से समझती है कि क्षेत्र का जो हित है, क्षेत्र का जो विकास है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसको हम इस चुनाव में सिद्ध भी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बीच अब डेंगू के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, प्रदेश भर में डेंगू के कुल 26 मामले अभी तक मिल चुके हैं, जिसके साथ ही देहरादून जनपद में अब डेंगू के मामले का खाता खुल चुका है। वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम एक्शन मोड में आ गया, जिसे लेकर एनएचएम की मिशन निदेशक स्वाति सिंह भदौरिया ने कहा कि अभी तक के कुल मामले 26 सामने आए हैं, जिनमें से देहरादून के 2 मामले हैं और 24 मामले पौड़ी जनपद के सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून से पहले ही हमारी टीम एक्टिव हो गई थी, जिसमें अभी तक हमारी आशाओं ने लगभग 20 लाख घरों का निरीक्षण डेंगू के लार्वा को नष्ट किया है और प्रदेश भर के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कुल 2100 बेड आरक्षित किए गए हैं। इसमें जो हमारी टीम्स हैं स्वास्थ्य विभाग की और ग्राउंड लेवल तक, वो शुरू से ही बहुत ही एक्टिव हो गई थी। तो अभी तक हमारी जो आशाज हैं, उन्होंने लगभग 20 लाख घरों का जांच कर चुके हैं, वहां पे लार्वा डिस्ट्रॉय किया गया और इस तरह से इस बार नए 220 वॉलंटियर्स रखे गए हैं, जिन्होंने लगभग 5 लाख घरों का सर्वेक्षण करके लार्वा डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। अभी तक हमारे 26 केस यहाँ पूरे स्टेट में मिले हैं, जिसमें से 24 पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हैं और रिमेनिंग 2 केसेस अभी देहरादून के हैं, और जो कि पिछले वर्षों से काफी कम है अभी फिलहाल। तो हम लोग सभी से अपील भी करेंगे कि सभी सावधानियां बरतते रहें, सो दैट ये एक महामारी का रूप ना लेने पाए। और इसके अतिरिक्त हमारे 2100 बेड्स ऑल ओवर द स्टेट रिजर्व्ड हैं, जिसमें से अभी कोई भी ऑक्यूपाइड नहीं है। देहरादून नगर निगम ने वार्ड परिसीमन का कार्य पूरा करने के बाद अब ओबीसी सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है। अपर मुख्य नगर अधिकारी वीर सिंह बुग्याल ने बताया कि देहरादून नगर निगम अब 49 वार्ड में ही ओबीसी सर्वे कराएगा। निगम 7 दिन के भीतर ये सर्वे पूरा कर रिपोर्ट शासन को भेजेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ओबीसी सर्वे के लिए जोनल अधिकारी सुपरवाइजर प्रगड़क की नियुक्ति पूर्व में करने के साथ ही उन्होंने ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। जो हमारा परिसीमन हो चुका है, तो अब इसमें जो ओबीसी का जो 49 वार्ड जो हमारे डिस्टर्ब हुए हैं सीमा विस्तार की वजह से या परिसीमन की वजह से, तो उसको हम 49 में हमारे जो प्रबंधक है वह नियुक्त हो चुके हैं, सुपरवाइजर नियुक्त हो चुके हैं और इसमें जो जोनल अफसर है वो भी नियुक्त है। और कल हमने 37 वार्ड का सामग्री उनको दे दिया गया वोटर लिस्ट, और आज सारे चले जाएंगे और उसके बाद ये लोग किसी ने काम शुरू करने में स्टार्ट कर दिया है कल से, तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में हम उसको काम कर लेंगे। उत्तराखंड सरकार के डेयरी उत्पाद का ब्रांड आंचल की आइसक्रीम, दूध और सभी डेयरी उत्पादों को प्रदेश भर में प्रसिद्ध करने के लिए दुग्ध विकास विभाग लगातार अपनी कवायद में लगा हुआ है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि आंचल के ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और ये गंभीर है, जिसके लिए हमने हाल ही में अभी एक टेंडर निकाला है, जिसमें जो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करती है वो उत्तराखंड आकर आंचल की ब्रांडिंग कर उसे घर घर तक पहुंचाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आंचल की आइसक्रीम के लिए हमने इस साल 75 लाख रुपए की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जिसमें से हम अभी तक लगभग 40 से 41 लाख रुपए की आइसक्रीम बेच सके हैं। आंचल की मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक कंसर्न है, और सिर्फ आइसक्रीम के लिए नहीं, हम टोटल आंचल ब्रांड की ही बात करें अगर, तो उसको ब्रांडिंग और मार्केटिंग लेके हम बहुत सीरियस भी हैं। हमने एक टेंडर अभी लॉन्च किया है जहां हम चाहते हैं कि जो कंपनीज बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग करती हैं या ब्रांडिंग करती हैं वो उत्तराखंड में आए
और हमारे आंचल की भी ब्रांडिंग करे, जन जन तक उसको पहुंचाए, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग हो। और आपने आइसक्रीम की बात करी, इस साल हमने 75 लाख रुपए की आइसक्रीम सेल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक जो हमारे पास फिगर है वो लगभग 40-41 लाख रुपए की हमने आइसक्रीम सेल करी है। संतोषजनक नहीं है, हम चाहते थे और हो। और आपने सही कि मार्केटिंग की उसकी थोड़ी कमी है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया एक टेंडर फ्लोट किया है और मुझे उम्मीद है कि जो भी अच्छी कंपनी उसमें आएगी वो हमारे आंचल के ब्रांडिंग को लेके और जन जन तक वो ब्रांड पहुंचे उसके लिए अच्छा काम करेगी। दूसरा, आपने कैफेज की बात करी, हम ऑलरेडी उत्तराखंड में लगभग 17-18 कैफेज खोल चुके हैं। 6 कैफे इस बार हमने पूरे केदारनाथ रूट पे खोले थे, जो नया हमारा रूट है। पहली बार हमने उस ऋषिकेश से लेके और केदारनाथ तक 6 कैफेज खोले, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। हमने जो अपना टेट्रा पैक है हमारा, वो हमने बद्रीनाथ और केदारनाथ रूट वगैरह मिला के देखें तो 1.25 करोड़ के ऊपर का हमने सिर्फ इस बार टेट्रा पैक बेचा है, फ्रेश मिल्क बेचा है। तो कोशिश यही है कि आंचल जो है वो जन जन तक पहुंचे, डाइवर्सिफाई होके पहुंचे, अलग अलग प्रोडक्ट्स में पहुंचे, चाहे वो लड्डू के रूप में पहुंचे, घी के रूप में पहुंचे, छाछ, लस्सी, हमारा आपका आइसक्रीम हो गई, हमारा मिक्स फ्लेवर्ड मिल्क हो गया। तो एक कोशिश लगातार आंचल के माध्यम से हमने 2 साल में करी है कि आंचल डाइवर्सिफाई भी हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जन जन तक वो कैफेज के माध्यम से पहुंच सके और उसका टर्नओवर हमारा फेडरेशन का बढ़ सके। और इसका इफेक्ट भी हमको अच्छा दिखा है डाइवर्सिफिकेशन का, कि जब मैंने 2022 में आंचल ज्वाइन किया था एज ए मंत्री, हमने विभाग ज्वाइन किया था, तो हमारे फेडरेशन का टर्नओवर लगभग 4.25 करोड़ रुपए का था या 5 करोड़ रुपए के आसपास था। और आज 24 में हम बैठे हैं और हमारा फेडरेशन का टर्नओवर लगभग 50 करोड़ टच कर रहा है। तो ये दिखाता है कि जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई है, जो पॉलिसीज हमने बनाई है, चाहे वो साइलेज पे सब्सिडी की हो, गंगा गाय योजना में सब्सिडी की हो, भूसे पे सब्सिडी की हो, हमारे मिनरल मिक्सचर्स पे सब्सिडी की हो, और जो हमारा ब्रांडिंग और मार्केटिंग हमने किया, जो जितनी भी हम सक्सेसफुल हो पाए हैं, उससे हमारा टर्नओवर 10 गुना बढ़ा है पिछले 2 साल में। तो इसको और बढ़ाना है और मार्केटिंग और ब्रांडिंग को और मजबूत। हरिद्वार में गौवंश की तस्करी करने के आरोपियों को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से गौकशी करने वालों का समर्थन कर रही है, ये निंदनीय कार्य है। कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि क्या गौवंश का वध करने वालों के साथ में है। उनका कहना है कि भाजपा हमेशा गौवंश के तस्करों के खिलाफ है और मांग करती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो किसके साथ खड़ी है। देखिए, हमारा बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के अंदर कोई भी संगठन, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, अगर गौ हत्या करने वालों का, गौवंश को समाप्त करने वालों का साथ देती है, तो भारतीय जनता पार्टी उन सभी का पूरी दमदारी से विरोध करेगी और ऐसे तत्वों को जन जन में ले जाकर के बेनकाब करेगी। और हम ये पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि आप गौ हत्या करने वालों के साथ हैं या गौ माता की रक्षा करने वालों के साथ हैं, ये स्पष्ट करें। आपकी आवाज साहब ने आ रही, थोड़ा सा जोर से बोलो तो। मान्यवर रामानुज जी, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जिस वीडियो में एक व्यक्ति वो जो गाय को काट रहा है देवभूमि में, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, वो न्याय की बात नहीं कर रही है। अगर कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन कर रही है तो उनको जवाब देना चाहिए, वो किसका समर्थन कर रही है, कि हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।